हाँ जी बच्चे, लास्ट ना हम क्लास में CR सर्किट कर रहे थे। इसके मैंने आपको ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले करवा दिए थे। अब आपको मैं नेक्स्ट जो टॉपिक क्लास में करवा रहा हूँ वो CR सर्किट के ना बल्ब वाले न्यूमेरिकल्स है। तो ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ सीरीज़ में एक बल्ब लगा हुआ है। सप्लाई हमने दे दी AC। ऐसे क्वेश्चन हमने कल इंडक्टर में भी किए थे। इंडक्टर में 2-3 क्वेश्चन बने थे, इसमें तो एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स बना के ख़त्म हो जाएगा ये। इसमें फर्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अगर हम इसकी AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दे तो ब्राइटनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स। ये अपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो उससे ब्राइटनेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। थर्ड पार्ट इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज। 3 पार्ट्स है। अब हो सकता है कि एक पार्ट ही आ जाए आपको एग्ज़ाम में, लेकिन ये 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं। एक DC वाला केस है, वो आपको इसके बाद बताऊंगा मैं। वैसे 3 केसेज है। चलो पहले आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं। पहले तो आप जेड का फॉर्मूला लिखे ना। जेड का फॉर्मूला क्या होता है LC सर्किट में √R² प्लस XC²। XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ωc। ये जेड हो गया। कल भी हमने ऐसे ही लिखा था, सेम चीज़ हमने लिखी है, जेड की वैल्यू हमने लिख दी है। अब जो करंट होता है I, करंट I0 या IRMS, I0 लिख दो चाहे, I0 की वैल्यू V0/Z होती है। जो ब्राइटनेस होती है बल्ब की, ब्राइटनेस में इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्केयर होती है। करंट इसमें कोई भी हो, चाहे RMS हो चाहे I0 हो, प्रोपोर्शनल में सिर्फ करंट पे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ करंट रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं I0 के सामने I0 यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट कोई भी हो, पता है क्यों? आपको पता है I0 की IRMS की वैल्यू कितनी होती है, I0/√2 होती है। तो वो √2 तो प्रोपोर्शनल में चला जाएगा ना ब्राइटनेस वाले में, तो इसलिए करंट के टाइप पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टाइप हो, बस करंट कम ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस पे इसका इफेक्ट आएगा। तो पहला पार्ट इन्होंने ये दिया है कि व्हेन वी इंक्रीज द ओमेगा। हाँ जी, चेक करो। फर्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे, ओमेगा इंक्रीज़ करने से क्या होगा। जब आप ओमेगा को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से देख लो बस, ओमेगा को इंक्रीज़ करेंगे तो जेड क्या होगा, जेड डिक्रीज़ होगा। ओमेगा को इंक्रीज़ करेंगे तो जेड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। पेपर में पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। जेड डिक्रीज़ होगा, ओमेगा बढ़ाने पे जेड कम होगा। जेड कम हो रहा है तो जो करंट है I0 वो इंक्रीज़ होगा। ओमेगा को इंक्रीज़ करने पे जेड कम होगा, जेड कम होगा तो करंट इंक्रीज़ करेगा। करंट अगर इंक्रीज़ करेगा तो जो ब्राइटनेस है सामने आपके सामने, ब्राइटनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो हाई फ्रिक्वेंसी करने पे ब्राइटनेस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। पेपर में फ्रिक्वेंसी ये कह सकता है डिक्रीज़ कर दी, फ्रिक्वेंसी मतलब कई केसेस बना सकते हैं फ्रिक्वेंसी के। एक केस मैंने आपके सामने बताया, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। आपको याद है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते थे तो कैपेसिटी इंक्रीज़ करती थी K टाइम्स। व्हाट इज़ K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो व्हेन वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटी इंक्रीज़ करती थी। अब बताओ फॉर्मूला देख के, अगर कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो जेड क्या करेगा, कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे इंक्रीज़ करेगी तो जेड क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जेड डिक्रीज़ करेगा
तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर करंट इंक्रीज़ करेगा तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये सारी बातें कनेक्टेड है, बस एक सही लिखो, बाकी सारे उसी से चलेंगे। तो हमने कैपेसिटर की प्लेट में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालती है तो कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी तो जेड कम हो जाएगा, उस फॉर्मूले से देखो आप, जेड कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट इंक्रीज़ करेगा तो ब्राइटनेस भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में आपको क्या गिवन है, हमने कैपेसिटर की प्लेट्स में डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया। तो तुम्हें याद है कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही तुम्हें याद है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने डिस्टेंस को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। डिस्टेंस को अगर अपन ने इंक्रीज़ कर दिया तो कैपेसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई। अब चेक करो, कैपेसिटी डिक्रीज़ होने से उधर फॉर्मूले में जेड देखो, जेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो जेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी तो जेड क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। कैपेसिटी कम हो रही है तो जेड क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जेड इंक्रीज़ करेगा तो करंट डिक्रीज़ करेगा, करंट डिक्रीज़ करेगा तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, सारे पॉसिबल केस मैंने बता रही है। अब बात आती है कि डीसी सप्लाई में क्या होगा, ये नोट हो गया आप सबसे। नेक्स्ट है कि अगर अपन डीसी सप्लाई दे दें तब क्या होगा। तो पहली बात यह है कि डीसी सप्लाई में बल्ब ऑन ही नहीं होएगा, बल्ब ऑन ही नहीं होगा डीसी सप्लाई में। क्यों नहीं होगा बताइए। अगला क्वेश्चन है कि अगर अपन डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। तो डीसी सप्लाई में बल्ब इज़ नॉट ऑन। क्यों, क्योंकि डीसी सप्लाई का ओमेगा कितना होता है, 0 होता है। अगर ओमेगा 0 होता है तो फॉर्मूले से चेक कर लो, ओमेगा अगर 0 तो सिंपल सी बात है 1/XC का, XC की वैल्यू 1/ओमेगा सी, ओमेगा 0 तो XC हो गया इन्फिनिटी, XC इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म से जेड भी कितना बन गया, तो करंट कितना बन गया, V0/Z, जेड इन्फिनिटी तो करंट हो गया 0, तो ब्राइटनेस 0, मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा डीसी सप्लाई में। इसलिए डीसी के केसेस डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता, चाहे तुम कैपेसिटी कम करो ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नो इफेक्ट आएगा। अगर हम डीसी सप्लाई दे देंगे मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ने ऑन ही नहीं होना। तो आपको बच्चे मैंने आर करवाया, एल करवाया, सी करवाया, LCR करवाया, LR और ये CR करवाया। अब मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूँ। वो क्वेश्चंस करवाने से पहले थोड़ी सी हम समरी फिर लिखेंगे ताकि हमें फॉर्मूले याद हो जाए, क्योंकि मिक्स हमने चलना है अब। तो समरी लिखेंगे, ये आर के लिए, ये चैप्टर की समरी है, ये LR के लिए और ये CR के लिए। 5 सर्किट्स हमने पढ़े। ये रजिस्टर्स हमने लगाया AC सप्लाई में, ये हमने इंडक्टर लगाया है AC सप्लाई के साथ, इधर हमने कैपेसिटर लगाया है AC सप्लाई के साथ, इधर हमने LCR लगा है AC सप्लाई के साथ, LCR। इधर अपन ने L और R लगाया है AC सप्लाई के साथ, इंडक्टर और रजिस्टर। इधर हमने कैपेसिटर और रजिस्टर लगाया है AC सप्लाई के साथ, दैट इज़ CR। ये मैंने तीनों पांचों सर्किट बनाए जो हमने अभी तक पढ़ा है चैप्टर में। फर्स्ट इसमें बात है, मैंने सर्किट बनाया। सेकंड इक्वेशन है वोल्टेज की इक्वेशन, तो V0 साइन ओमेगा t मैंने सबको सेम दी, वोल्टेज सब में सेम हम दे रहे हैं। मैं एक बार अपने सबके साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक टेबल अपना बन जाएगा
अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो अगले न्यूमेरिकल्स आपको मैंने मिक्स करवाने हैं, उसमें आपको एलिमेंट्स की पहचान रखनी है। वोल्टेज सबको मैंने सेम दे दी। उसके बाद करंट है, रजिस्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होता है, याद रखना है। तो करंट की जो इक्वेशन है वो I = I0 sin ωt ही बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडक्टर है इसमें करंट हमें सबको पता है लैग करता है, कितने एंगल से लैग करता है, π/2 एंगल से। तो करंट की इक्वेशन बनेगी I0 sin ωt - π/2। ये प्योर इंडक्टर है। कैपेसिटर वाले केस में करंट लीड करता है I0 sin ωt प्लस π/2। LCR सर्किट में कुछ कह नहीं सकते, मैं मान लेता हूँ कि XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है। अगर XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है तो करंट लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है। तो अगर XL की वैल्यू XC से ज़्यादा है LCR में, तो करंट की इक्वेशन I0 sin ωt -φ लिखेंगे। मतलब तुम ये कह लो -φ ना लिखो, यहाँ पे पता क्या लिखो, LCR सर्किट में जो करंट की इक्वेशन है ना वो +-φ लिख लो। +-φ का मतलब है कि अगर XL ज़्यादा है तो -φ आ जाएगा, अगर XC ज़्यादा है तो +φ आ जाएगा। XL ग्रेटर देन ना लिखो, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। LCR में +φ भी आ सकता है और -φ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है LR सर्किट में तो इंडक्टर डोमिनेटिंग है। LR सर्किट में तो करंट ने लैग ही करना है, लेकिन π/2 से नहीं, φ एंगल से लैग करेगा LR सर्किट में करंट। जो CR सर्किट है इसमें करंट ने लीड ही करना है, लेकिन जो लीड करेगा वो भी φ एंगल से ही करेगा। CR सर्किट में भी करंट लीड करेगा, LR में लैग करेगा, LCR में दोनों हो सकते हैं, +-φ लगाया है। फोर्थ पॉइंट, जो रेजिस्टेंस R है वो तो सिंपल है, ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करता। ये रेजिस्टेंस अपना सेकंड चैप्टर वाला रेजिस्टेंस ही है, और इसका फॉर्मूला में पता ही है, रेजिस्टेंस का ρL/A लिखते थे, है ना। इसका फ्रिक्वेंसी के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो इंडक्टर था, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था वो XL होता था, और XL की वैल्यू होती थी ωL। जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता था XC, और इसकी वैल्यू होती थी 1/ωc कैपेसिटर की। LCR जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस होता था Z। LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता था वो होता था Z, और Z की वैल्यू कितनी होती थी अपने पास, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये Z की वैल्यू होती थी। अगला सर्किट है LR सर्किट। LR सर्किट में जो Z है उसकी वैल्यू होती थी √R² प्लस XL²। CR सर्किट जो है उसमें Z की वैल्यू होती थी √R² प्लस XC²। तो जो आपको सर्किट गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। इन सब में रेजिस्टेंस के ही फॉर्मूले अलग अलग है, देखो आपके सामने। नेक्स्ट बात आती है फिफ्थ जो मेन चीज़ है, इसमें फेज डिफरेंस होता है 0। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है 0 अगर प्योर रजिस्टर लगा हुआ है। अगर इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस है वो होता है π/2, और करंट लैग करता है π/2 एंगल से। अगर प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है तो फेज डिफरेंस उसमें भी π/2 होता है, उसमें करंट लीड करता है। अगर LCR सर्किट है, इस केस में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला बनाया था हमने, XL माइनस XC/R या tan phi = XC माइनस XL/R, जो भी ज़्यादा है। अगर XL ज़्यादा है तो XL माइनस XC/R लिखेंगे, अगर XC ज़्यादा है तो XC माइनस XL/R लिखेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल, डिपेंड ऑन द वैल्यूज डाटा गिवन। LR सर्किट जो है, LR सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है tan phi, उसकी वैल्यू XL/R लिखी जाती है।
LR सर्किट में। और CR सर्किट में जो tan फाई है उसकी वैल्यू लिखी जाती है XC/R। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने जितने सर्किट मैंने करवाए आपको अभी तक, उन सबकी एक समरी बताने की कोशिश की है। एक फॉर्मूला और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। करंट I0 की वैल्यू इस केस में तो होगी V0/R। इस केस में करंट I0 की वैल्यू कितनी होगी V0/XL। नेक्स्ट केस में करंट I0 की वैल्यू कितनी बनेगी V0/XC। इससे अगले केस में करंट I0 की वैल्यू कितनी बनेगी V0/Z। Z जो आपको पता है ऊपर लिखा है। इससे अगले केस में भी करंट I0 की वैल्यू V0/Z, Z की वैल्यू ये वाली लगेगी। और लास्ट केस में भी करंट I0 की वैल्यू कितनी है V0/Z। लास्ट वाले तीनों में Z अलग अलग है, LR में Z अलग है, CR में Z अलग है, LCR में Z अलग है। तो ये मैंने जितना आपको करवाया है मैंने इन्हीं के हिसाब के न्यूमेरिकल करवाए। एक बार ध्यान से देखो, इन सारे सर्किट में रेजिस्टेंस अलग अलग है सबका। दूसरी बात, इन सारे क्वेश्चन में करंट की इक्वेशन अलग अलग है। किसी में करंट में +5 आ रहा है, किसी में -5 आ रहा है, किसी में -π/2 आ रहा है, किसी में +π/2 आ रहा है। इन सारे क्वेश्चन में मैंने वोल्टेज की इक्वेशन सेम ली है, वोल्टेज की इक्वेशन सब में सेम है। चलिए ये समरी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके और प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम एवरेज पावर वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब लोग ये टेबल ड्रा कर लेंगे या इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद इसको बाद में कॉपी पे आराम से नोट करना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे। रेजिस्टेंस R is connected across element X। resistance R is connected across the element X is connected across element X। current lead the voltage by angle phi। current lead the voltage by angle phi। now the same resistance R is connected in series। ऊपर वाले केस में बच्चे सीरीज में ही था। नाउ द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एलिमेंट Y। करंट लैग द वोल्टेज बाय एंगल फाई। पहले केस में करंट लीड कर रहा था फाई एंगल से, अब वाले केस में जो करंट है वो लैग कर रहा है फाई एंगल से। ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई एलिमेंट X एंड Y। identify the element X and Y। second part है now the element X, Y and R are connected in series with same supply। connected in series with same supply। what is the phase difference between current and voltage and what is the impedance
इम्पीडेंस। हमने करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस बताना है एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड द इम्पीडेंस। तो बच्चा फर्स्ट केस में क्या लिखा है कि रजिस्टर के साथ एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया है जिसके कारण जो करंट है वो लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। अगर करंट लीड कर रहा है इसका मतलब जो ये एलिमेंट है ये कैपेसिटर होगा। तो जो एलिमेंट एक्स है वो कैपेसिटर होगा। अगर करंट लीड कर रहा है तो लीड में जो एलिमेंट लगता है वो कैपेसिटर लगता है, तो एक्स इज अ कैपेसिटर। ये हमने सप्लाई दे रही है, ठीक है। तो आपको फेज डिफरेंस फाई दिया हुआ है और tan फाई की वैल्यू सी आर सर्किट में आपको पता है एक्स सी बाई आर होती है, ये अपने को पता है। मैंने tan फाई की वैल्यू भी लिख दी, ये हमें बाद में काम आएगी। अब दूसरे केस में इन्होंने एलिमेंट जो y लगाया है उसमें जो करंट है वो लैग कर रहा है। अगर करंट लैग कर रहा है तो एलिमेंट जो y होगा ना वो क्या होगा, आपके पास इंडक्टर होगा। करंट का नाम जब भी कहा जाए ना लैग कर रहा है तो इंडक्टर होता होता है। तो एलिमेंट y इज इंडक्टर। इंडक्टर वाले केस में भी जो फेज डिफरेंस है वो सेम है फाई, और tan फाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एक्सएल बाय आर। इंडक्टर में भी हमने tan फाई की वैल्यू एक्सएल बाय आर लिखनी है। फेज डिफरेंस तो सेम दे रखा है, इसमें बस करंट लैग कर रहा है, इसमें करंट लीड कर रहा है। तो मैंने पहले पार्ट में एलिमेंट आइडेंटिफाई कर दिए, उसके बाद कह रहा है कि तीनों को हमने सीरीज़ में लगा दिया। तो अगर अपन तीनों एलिमेंट्स को, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं, मैंने तीनों एलिमेंट को सीरीज़ में लगा दिया, इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रजिस्टर को। अब जब मैं तीनों एलिमेंट को सीरीज़ में लगा दूंगा तो ये एक तरह का आपके पास सर्किट कौन सा बनेगा, LCR सर्किट बनेगा। अगर ये आपके पास LCR सर्किट बनेगा तो LCR सर्किट में हमें पता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बाई आर, ये हमें पता है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों ही tan फाई के बराबर है, व्हेन वी इक्वेट 1 एंड 2 तो XC बाई आर की वैल्यू XL बाई आर के इक्वल आ गई। R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो व्हेन वी इक्वेट 1 एंड 2 तो क्या XC की वैल्यू XL के बराबर है ना जी, क्योंकि दोनों केस में एंगल तो फाई है। तो XL की वैल्यू किसके बराबर है, XC के इक्वल है। तो अगर XL और XC दोनों बराबर है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो tan फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर XL XC इक्वल है तो आपके पास tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, 0। ठीक है। अगला पार्ट क्या पूछा है इन्होंने, इम्पीडेंस पूछा है। जब तीनों को सीरीज में लगाया तो इम्पीडेंस Z का क्या फॉर्मूला होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास XL और XC दोनों इक्वल है, तो XL और XC दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो Z बचेगा उसकी वैल्यू R के इक्वल आ जाएगी। तो अगर Z की वैल्यू R के इक्वल आ गई है तो वैसे भी देखा जाए तो सर्किट रेजोनेंस में हो गया। और करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 आया, फाई 0, और Z की वैल्यू R का मतलब है कि सर्किट किस में आ गया है, रेजोनेंस में आ गया। तो ऐसे ना मिक्स टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे सारे इस केस में, LCR में, LR सर्किट में, CR सर्किट में, सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बाकी बच्चे इसके न्यूमेरिकल हम कल प्रैक्टिस करते हैं। और तो आप ये देखिए, बस अपना ये वाला टॉपिक तो फिनिश है, बस इसके न्यूमेरिकल्स और देखने हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं जिस टाइप के, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।